एपिसोड 181 कन्फ्यूजन एंड क्वेश्चन। रौनक, मेरे भाई, तुझे क्या लगता है अगर तू मुझे उसके बारे में नहीं बताएगा तो इसमें किसका नुकसान होगा? कहते हुए अधीरा ने उंगलियों से सीजर निकालकर दूसरी तरफ फेंक दी। स्टूल के पैरों से रौनक की तरफ करते हुए वो उसके जस्ट सामने बैठ गई। इस वक्त अधीरा जंगल के किसी खूंखार शिकारी की तरह दिखाई पड़ रही थी और उसके सामने घायल अवस्था में बैठा उसका कजिन चाहते हुए भी अपने डर को छुपा नहीं पा रहा था। उसके गालों पर थप्पड़ के निशान थे, होठों के कोने से खून निकल रहा था और बॉडी के कई हिस्सों पर पट्टियां भी बंधी थी। रौनक के हाथों होठों के कोने पर लगे खून को अंगूठे से पोंछते हुए अधीरा बोली, तुझे क्या लगता है वो लड़की तुझसे प्यार करती है? अगर ऐसा लगता है तो तू जितनी जल्दी हो सके इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दे। वो लड़की सिर्फ तेरा यूज कर रही है। एक बार टेंडर पास हो गया वो दोबारा तुझे मुड़कर भी नहीं देखेगी, इसलिए ध्यान से इस बारे में सोच। कल टेंडर सबमिट करने का लास्ट डेट है। अगर अकल आ जाए तो कल 12 बजे तक फाइल लेकर कंपनी आ जाना। यह समझ ले, यह मेरी तरफ से तुझे आखिरी वार्निंग है। अगर इस बार कंपनी को तेरी वजह से नुकसान हुआ तो तू दोबारा बजाज ग्रुप में एंटर होने के बारे में भूल जाना। और यह तो बिल्कुल मत सोचना डैड या अंकल के कहने पर मैं तुझे एक और मौका दे दूंगी, क्योंकि इस बार ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। इस बार ये मैटर डायरेक्ट अर्जुन भाई हैंडल करेंगे और मुझे नहीं लगता मुझे तुझे बताने की जरूरत है वो किस तरह से मैटर्स को हैंडल करते हैं। अर्जुन के जिक्र से ही रौनक के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डर और सरप्राइज के मिले-जुले एक्सप्रेशन के साथ अधीरा को देखा, जैसे पूछ रहा हो, अर्जुन भाई वापस आ गए क्या? उसकी इस कंफ्यूजन को दूर करते हुए अधीरा ने तिरछी हंसी के साथ कहा, वो वापस आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ तेरा सामना उनसे ना हो। इतना कहकर अधीरा ने रौनक के गाल थपथपाए, फिर वहां से जाते हुए डॉक्टर से बोली, इसका अच्छे से इलाज करो। बिल हर बार की तरह बजाज ग्रुप के हेडक्वार्टर भेज देना। डॉक्टर सिर्फ हाँ में सिर हिला सकते थे। वैसे भी ये उनके लिए नया नहीं था। हाई स्कूल के बाद से ही रौनक के लिए ये हॉस्पिटल होटल की तरह हो गया था। उसे आए दिन चोट लगती और वह यहाँ कुछ दिनों के लिए एडमिट हो जाता। हालांकि उसकी यह चोट इतनी भी बड़ी नहीं होती थी, मगर शरीर पर दाग ना रह जाए इस वजह से वो छोटी से छोटी चोट का इलाज भी अच्छे से करवाता था। इन सब में कॉमन बात जो थी वो यह कि उसकी घायल होने का 70% क्रेडिट अधीरा को जाता था। अगले दिन अनन्या आलस के साथ उठी। वो अलसाई सी वॉशरूम में गई और नहाने के बाद भी उसकी सुस्ती गायब नहीं हुई। उबासी लेते हुए वो अरशद के कंधे से सिर टिकाकर बैठ गई। अरशद लैपटॉप पर काम कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान अनन्या पर ही था। अनन्या के गालों को सहलाते हुए उसने पूछा, अनन्या क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं, अनन्या ने जवाब दिया। अरशद ने उसे एक नज़र देखा और वो समझ सकता था एक दिन पहले ही उसकी इनोसेंट वाइफ ने एक बड़ा फैसला लिया था और अब वो गिल्ट में थी। लैपटॉप बंद करते हुए अरशद ने अनन्या से कहा, अनन्या मेरी तरफ देखो। अनन्या ने सर उठाकर अरशद को देखा। अरशद उसके उलझे बालों में हाथ फेरते हुए बोला, अगर तुम कल की बात को लेकर परेशान हो तो तुम अपना फैसला बदल सकती हो। तुम्हें पूरा हक है अपनी माँ के बारे में जानने का और उनके कातिलों के बारे में भी। आखिर के शब्द कहते हुए अरशद कुछ असहज हो गया। आखिर वो जानता था संगीता की मौत के पीछे उसकी फैमिली भी शामिल थी। उसने रुककर फिर कहा, क्या तुम उनके बारे में जानना चाहती हो? इस पर अनन्या ने कहा, नहीं वो बात नहीं है, मैं तो कुछ और सोच रही थी। कुछ और? अरशद ने कहा तो अनन्या ने सिर हिलाया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दोबारा अरशद से नजरें मिलाते हुए कहा, अरशद क्या तुम मेरे फादर से कभी मिले हो? वो कैसे इंसान है? मैंने उसकी तस्वीर ऑनलाइन देखी, कई आर्टिकल भी पढ़े। मुंबई में उनका काफ़ी नाम है। उनकी वाइफ इतना कहकर अनन्या रुक गई। उसे समझ नहीं आया वो मिसेस कल्याणी बजाज के बारे में कैसे बोले। अगर बजाज परिवार ने उसे अपनाया होता तो वो उसकी सौतेली माँ कहलाएंगी। कहीं ना कहीं अनन्या के मन में यह भी था कि अगर कल्याणी जी ना होती तो शायद वो अपने भाई बहन के साथ बजाज परिवार में बड़ी हुई होती, पर वो सच भी तो नहीं जानती थी और वो जानना भी नहीं चाहती थी। उसकी उलझन को समझते हुए अरशद ने कहा, तुम्हारे डैड की वाइफ कल्याणी बजाज, उनके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वो बुरी नहीं है। उन्होंने तुम्हारी बहन को सगी बेटी की तरह प्यार किया है और जब तुम उनसे मिलोगी तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह ही प्यार देगी। यह सुनने के बाद भी अनन्या के एक्सप्रेशन में बदलाव नहीं आया। उसने कहा, सच कहूँ तो मैं यही सोचकर
परेशान हूँ। मेरे फादर मिस्टर बजाज और उनकी वाइफ दोनों का नेचर अधीरा दी को लेकर काफ़ी अच्छा रहा है। आर्टिकल और बिजनेस मैगजीन में भी दोनों अधीरा दी के साथ दिखे, लेकिन अर्जुन भाई, उनके बारे में बस नेगेटिव न्यूज़ ही है। अयान और वंश ने मुझे बताया था मिसिस बजाज और अर्जुन भाई दूर दूर रहते हैं। अगर वो अच्छे हैं तो फिर सिर्फ अधीरा के साथ ही वो अच्छी क्यों है? अर्जुन भाई के साथ उनका रिश्ता वैसा क्यों नहीं है? अनन्या के लिए यह सोचने वाली बात थी, क्योंकि वो अर्जुन को अपना सगा भाई समझ रही थी। अगर उसे पता होता कल्याणी बजाज अर्जुन की बायोलॉजिकल मदर है तो वह यह सवाल कभी हर्षद से नहीं पूछती। उसने आगे कहा, इस बात के साथ मिस्टर बजाज को लेकर भी मेरे मन में कई सवाल है, जैसे क्या वो मेरे बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो मुझे उन्होंने लेने आना चाहिए था। मुझे और मेरी माँ को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर वह मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो क्या सच में मैं उन्हीं की बेटी हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं मैं उनकी बेटी नहीं हूँ, इसलिए माँ मुझे उनसे छुपा रही थी। यह सब बोलते हुए अनन्या बहुत सीरियस हो गई थी। जिस माहौल और जिस सोसाइटी में वह बड़ी हुई थी वह अमीरों की दुनिया थी। रिलेशनशिप का टूटना जुड़ना यहाँ आम बातें थी। ऐसे में इस तरह के ख्याल आना आम था। हालांकि अरशद उसकी बात सुनकर कुछ देर खामोशी के साथ अनन्या को देखता रहा, फिर एकदम से हंसते हुए बोला, तुम बहुत सोच रही हो। क्या मैंने तुम्हें इस बारे में सोचने के लिए मना नहीं किया था? इसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में ये सारे ख्याल आ रहे हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे सारे डाउट क्लियर कर देता हूँ। तुमने मुझसे पूछा था ना मैं 3 दिन तक कहाँ था? मैं इसी बीच तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगा रहा था। मैंने तुम्हारे डीएनए टेस्ट करवाए थे। मिस्टर बजाजी तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर है। अर्जुन, अधीरा और तुम तीनों के फादर मिस्टर बजाजी है। क्या सच में? क्या वही मेरे पापा है? फिर उन्होंने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या उन्हें मेरे बारे में नहीं पता? तुमने पता लगाया है तो तुम्हें पता होगा। मुझे बताओ, क्या वो मेरे बारे में जानते हैं? अनन्या ने क्यूरियस होकर जल्दबाजी में पूछा। अनन्या की हड़बड़ी को देखते हुए अरशद समझ गया था कि उसकी भोली भाली पत्नी, जिसने रात में उससे कहा था वो अपने पास्ट के बारे में नहीं जानना चाहती, अब अपनी ही कही बात से मुकर रही थी। उसने कहा, अनन्या, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता और सच मुझे नहीं पता है। क्यों ना तुम इस बारे में मिस्टर बजाज से सवाल करो, वो तुम्हें इसका सही जवाब दे सकते हैं। मजाक मत करो, मैं उनसे यह सवाल कैसे कर सकती हूँ? अनन्या ने मासूमियत से कहा। तो अरशद ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इस बारे में सोचना बंद करो। आज मैं फ्री हूँ, चलो तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। यह सुनते ही अनन्या की आंखें शॉक्ड से बड़ी हो गई। उसकी अब तक की जिंदगी में अरशद ने उसे कभी सामने से घूमने ले जाने की बात नहीं की थी। अनन्या ने अविश्वास से अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए पूछा, तुम मुझे घुमाने चलोगे? सच में? हाँ सच में। चलो जाओ, तैयार हो जाओ, हम ब्रेकफास्ट भी बाहर करेंगे। अनन्या ना तो अपने कानों पर यकीन कर पा रही थी, ना ही आंखों पर। वो अरशद के साथ हजारों ट्रिप पर जा चुकी थी, लेकिन वो सभी बिजनेस ट्रिप ही हुआ करती थी और उसका पूरा समय कमरे में बीतता था। लेकिन इस बार अरशद ने सामने से उसे घुमाने ले जाने की बात की थी। वो मर रही होती तब भी यह मौका अपने हाथ से नहीं जाने देती। उसने खुश होते हुए अरशद से कहा, ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अरशद बोला, तुम रेडी हो जाओ, तब तक मैं कोई अच्छी जगह डिसाइड करता हूँ। ओके कहकर अनन्या वहां से चली गई। एक तरफ ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद हुआ, उसी के साथ अरशद के एक्सप्रेशन भी बदल गए। एक लंबी सांस लेते हुए उसने खुद से कहा, क्या होगा जब अनन्या को देविक के बारे में पता चलेगा?